वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल NCIS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग GS पेपर 4 इथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की क्लासेस में अभी तक हमने क्या बात करी है कि वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड इथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी। उसके बाद हमने इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन कि किस तरह से ह्यूमन एक्शंस और मोरल एक्शंस के हिसाब से एक इथिकल एक्शंस मतलब इथिकल बिहेवियर को समझते हैं। इथिक्स क्या है? इथिक्स इज ऑल अबाउट द साइंस। इथिक्स क्वेश्चंस करता है कि जस्टिफाई, सो इथिक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ जस्टिफिकेशन। सो इथिक्स इज ऑल अबाउट, इट इज द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। सो मोरालिटी फोकस करता है राइटनेस एंड रॉन्गनेस पे, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इथिक्स फोकस करता है जस्टिफाई व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लाइक रिलीजन, लाइक लॉ, लाइक इंट्यूशंस, जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस होते हैं। सो उन सब स्टैंडर्ड्स को, उन प्रिंसिपल्स को क्वेश्चंस करता है एथिक्स। सो दैट इज व्हाई एथिक्स इज व्हाट? साइंस ऑफ जस्टिफिकेशन। नाउ एथिक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसको हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स की बात करी है। तो अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या हमने एथिक्स और इस पेपर में पढ़ाई करा है। तो पहली बात कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एथिक्स एंड वर्सेस मोरालिटी। इसको समझने के बाद हमने फिर क्या देखा कि व्हाट आर द व्हाट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस प्लस द मोरल एक्शंस। ये दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की बात किए थे हम लोगों ने, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। और इस इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स में हमने क्या बताया था कि आप मैं पूछूं कि क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, क्या एथिक्स जरूरी है? यस, ethics is all about the right conduct. Ethics is all about good conduct. Ethics is all about happy life. Ethics is all about consistent and the peaceful life. So ethics क्या है? Ethics is all about the right conduct. Ethics is all about right conduct. That is called good conduct. Good conduct. Right? It is all about consistent behavior. It is all about the consistent behavior. So ethics basically beneficial है. Ethics brings sustainability to the society. Ethics bring inclusiveness to the society. Ethics brings harmony to the society. That's why ethics is democratic. है ना? Ethics is democratic. Ethics is utilitarian. It is utilitarian. ये बताओ कि ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटारियन या यूटिलिटारियनिज्म का स्कूल या आइडिया किसने दिया था? जेरोमी बेंथम, याद रखेंगे। तो एथिक्स हमें एक गुड सोसाइटी, एक हैप्पी सोसाइटी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव इंडिविजुअल की बात करता है। सो एथिक्स इज व्हाट? इट इज ए साइंस, इट इज एन इनविजिबल रिसोर्स दैट गाइड्स ए गुड ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स एक्सपेक्ट की बात करता है। एथिक्स मीन्स to be good and ethics means to be efficient. So what is the objective of this paper? Now ethics is what? It is objective of this paper is that to be good and to be efficient. To be good and to be efficient. This is the objective of this paper. तो आज की क्लास में इस चर्चा को और आगे ले चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस को समझेंगे। क्या सिर्फ फैक्टर्स का मतलब गुड इंटेंशंस होना ही गुड और बैड है, या कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ पर्पस पे उसको इंपैक्ट करता है? सो ये आज का टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। उसके बाद हम लोग थोड़ा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे चलेंगे एंड जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, बिकॉज एथिक्स इज ए साइंस। तो एथिक्स पढ़ने के अपने तरीके होंगे। सो दैट्स व्हाई उसमें से जो टू डायमेंशंस है, द टू इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जिसको कि नॉर्मेटिव डायमेंशंस और नॉन नॉर्मेटिव डायमेंशंस में कैटेगराइज किया गया है। सो एथिक्स इज अबाउट व्हाट शुड बी, एथिक्स इज अबाउट व्हाट ऑट टू बी,
सो क्या होना चाहिए फॉर द गुड, सो वो सब बातें करेंगे। एंड आज के सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले हमने लास्ट क्लास में जब मोरल एक्शंस की बात कर रहे थे तो मोरल एक्शंस में हमने क्या देखा था कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड इथिक्स की बात किए थे। एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन कि इथिक्स इज मोर देन ए लॉ। The legal is moral and illegal is immoral, but ethics is more than a law. Law can provide a conditions, law can be the guide for the ethical behavior, but that law is not only the criteria to guide the ethical behavior. Ethics is more than the law. So अब हम लोग थोड़ा और डिस्कशन को थोड़ा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बनाते हुए कुछ और कंडीशंस लेते हैं, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द रिलीजन। क्या रिलीजन इज द बेसिस फॉर द इथिक्स, इसको समझते हैं और कुछ कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहां पर और देखते हैं। तो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? द टुडेज टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन, द टुडेज टॉपिक इज the what that is called the relation between religion the relation between the religion and ethics. Okay, so question उठता है कि is the religion is the basis for the ethics or is the religion is only basis for the ethics? दोनों में डिफरेंस है, because you know that कि religious prescriptions, the religious doctrines influences your behavior. इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो religious वो क्राइटेरिया आपके बिहेवियर को गाइड करता है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं और इसको ऐसे समझते हैं कि देयर आर समथिंग कॉल्ड थियोलॉजियंस एंड थियोलॉजियंस मतलब द प्रीचर्स दैट हु टॉकिंग अबाउट द रिलीजन। The religious preachers are called the theologians. The theologians argue that religion is the basis of ethics. What? The religion is the basis of ethics. ये theologians का argument है। The theologians say कि the religion is the only basis of ethics. It is the only basis of ethics. Means just to obey the religious prescription is an ethical behavior. If you disobey the religious prescription, that is an unethical behavior. So according to theologians, what is ethics? Ethics means just to obey. Ethics means just to obey the religious prescription. It is an ethical actions. एक second. Okay. 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 So according to theologians, what is the ethical behavior? Now, following the religious prescription, या religious prescriptions या फिर principle, that is basically what? The ethical actions. That is an ethical actions. If you disobey the religious principle, this is an unethical actions. लेकिन इस व्यू पॉइंट को कुछ जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एंड द टू इंपॉर्टेंट फिलोसोफर एंड वेरी फेमस टू इंपॉर्टेंट फिलोसोफर द सोक्रेटिस एंड द एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड द एरिस्टोटल ने इस आइडियोलॉजी को, इस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया, एंड दे ट्राई टू जस्टिफाई कि एथिक्स इज not equal to the religion, even that ethics is more than the religion. सोक्रेटिस कौन था? द सोक्रेटिस, जिसको कि फादर ऑफ इथिक्स बोलते हैं, है ना? हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इथिक्स? द सोक्रेटिस वाज नोन एज द फादर ऑफ इथिक्स. तो सोक्रेटिस क्या बात करते हैं कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है और एक दोनों के बीच में डायलॉगिक फॉर्म में है कि द थियोलॉजियंस वर्सेस सोक्रेटिस. थियोलॉजियंस से
कि दैट कि वट एवर द इथिकलिटी या जो भी इथिक्स है वो कुछ नहीं है बट इट इज द गॉड्स प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल। दैट कि थियोलॉजियंस का क्या आर्ग्यूमेंट था कि थियोलॉजियंस से कि दैट वेदर द इथिकलिटी की बात करेंगे वो क्या है ना, रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन है। तो फिर सोक्रेटिस बोलते हैं कि इफ द रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर दैट ओनली द इथिकल प्रिंसिपल्स देन द गुड एंड बैड ये दोनों चीजें क्या क्या है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हम यदि बात करें कि दैट इथिकलिटी या अनइथिकलिटी का तो हमारा क्या मतलब है, गुडनेस और बैडनेस से। तो क्या सिर्फ रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस सिर्फ जो है वही गुड है क्या? यदि ऐसा है तो फिर गुडनेस और बैडनेस दोनों अलग अलग चीजें क्यों हैं? तो फिर जो थियोलॉजियंस का आर्गुमेंट है कि गॉड इज सो गुड दैट ही नेवर से बैड। इसका मतलब सोक्रेटिस पूछते हैं फिर कि जो गुड और बैड मतलब दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब है कि गॉड पार्शियलिटी करते हैं, गॉड जो बोलता है वो क्या है ना, सिर्फ गुड बोलेंगे ऐसा कुछ बात नहीं है। इसका मतलब है कि गुड और बैड दोनों अलग अलग चीज है और ये ह्यूमन बीइंग्स हैं जिसने कि इसको बोला कि रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस है जो कि हमेशा गुड होगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? कुछ इसी तरह से बातें हुई थी दोनों के बीच में, बट पॉइंट ये है कि जो रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस जो बोल रहे हैं अपन लोग वो बेसिकली एंथ्रोपोमॉर्फिक है, ये मैन मेड है। क्योंकि जो गुड है, जो गॉड है, वो सिर्फ गुडनेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया तो नहीं है, हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क तो नहीं है जो कि कैटेगराइज करे कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। सो दैट इज व्हाई वी से सो इस आर्ग्यूमेंट को कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द इथिक्स, इसको समझने के लिए हम लोग दो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर के आर्ग्यूमेंट को, क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखना होगा। अकॉर्डिंग टू थियोलॉजियंस क्या बात करते हैं कि द रिलीजन इज दैट ओनली क्राइटेरिया फॉर इथिक्स। द जो रिलीजियस प्रिंसिपल है इसको आप फॉलो कर रहे हैं मतलब आप इथिकल हैं, यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप अनइथिकल हैं। लेकिन दिस स्कूल ऑफ थॉट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द सोक्रेटस एंड द एरिस्टोटल। तो सोक्रेटस क्या बोलते हैं कि सोक्रेटस एंड एरिस्टोटल, ये काफी थोड़ा हिस्टोरिकल फॉर्म में हम लोग इसको समझे तो ज्यादा कॉन्टेक्चुअल होगा, जिस्ट समझ लेते हैं। दोनों का बेसिकली कंक्लूजन ये था, तो कंक्लूजन की तरह ये समझते हैं कि जो इथिक्स और रिलीजन ये दो अलग अलग चीजें हैं। इथिक्स फोकस करता है गुडनेस एंड बैडनेस, इसका रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शन से रिलेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यदि रिलीजन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ इथिक्स है तो फिर ये रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शंस अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग धर्म में अलग अलग क्यों है? एरिस्टोटल यही बात करते हैं कि इफ द रिलीजन इज सो परफेक्ट, रिलीजन इज द वॉइस या फिर इट इज द गॉस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ, ये गॉड्स के प्रिंसिपल है, तो फिर गॉड डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से नहीं चीजों बताएगा, अलग अलग प्रैक्टिसेस नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि दैट कि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो रिचुअल्स हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ये बेसिकली एंथ्रोपोमॉर्फिक है, ये यूनिवर्सल नहीं है, इटर्नल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एरिस्टोटल ने इस चीज को कैटेगराइज किया, इसको बताया कि द रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस आर बेसिकली द मैन मेड प्रिंसिपल, द एंथ्रोपोमॉर्फिक प्रिंसिपल्स। सो दैट इज व्हाई इथिक्स टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गुड, यदि इथिक्स रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन है तो ये इटर्नल होना चाहिए, ये यूनिवर्सल होना चाहिए और सब जगह एक ही जैसे प्रिंसिपल होने चाहिए, सब जगह अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से सोक्रेटस एंड जो एरिस्टोटल है उन्होंने इथिक्स एंड रिलेशन और रिलीजन के बीच में रिलेशन बताया, एंड दे फाइनली कम टू द कंक्लूजन दैट कि द इथिक्स is more than religion, ethics is more than religion। थोड़ा सा समझ में आया? ये हालांकि थोड़ा मैराथन क्लास है, क्रैश कोर्स है, बट समझने की कोशिश करेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन एंड एथिक्स, सो यहां पर फिर बोलते हैं कि द रिलीजन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट टू लिव एन इथिकल लाइफ, but religion is not only the criteria to live an ethical life, because ethics is all about justification, justify why it is good and why it is bad।
यदि रिलीजन हमेशा गुडनेस की बात करेगा तो व्हाई देयर वर द ब्लड वार्स इन द पास्ट। ये इस तरह के आर्गुमेंट सोक्रेटस एंड एरिस्टोटल के हैं कि यदि रिलीजन हमेशा अच्छा है, हमेशा गुड गुड है, तो जितने भी प्रीवियस में पास्ट में ब्लड वार्स हुए उनका बहुत सारा कारण, उनका बहुत सारा जो कॉज है वो क्या है, रिलीजन है। सो दैट्स व्हाई दैट रिलीजन इज सो गुड, देन व्हाई देयर वर ब्लड वार्स इन द पास्ट। तो इस तरह से हमें प्रूव कर होता है कि जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ये हमें हेल्प करेगा टू लीव एन इथिकल लाइफ, बिकॉज रिलीजन प्रोवाइड्स एंड ब्रिंग्स डिसिप्लिन टू द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू लीव एन इथिकल लाइफ। सो इट मीन्स इथिक्स इज मोर देन द रिलीजन, ये प्रूव होता है। उसी तरह से हमने लॉ वर्सेस इथिक्स की बात किए थे। Now, law is also instrumental to live an ethical life, but law is not only the criteria to live an ethical life, rather ethics is more than the law. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हैं, क्योंकि आपका एक टॉपिक है कि व्हाट आर द सोर्सेस टू हैव एन इथिकल लाइफ, क्या इथिक्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो वहां पर आपको जानना पड़ता है कि रिलीजन वन ऑफ द सोर्स, लॉ वन ऑफ द सोर्स, इंट्यूशंस, अभी थर्ड जो बात करेंगे ना, रिलेशनशिप बिटवीन इंट्यूशंस एंड दैट इथिक्स, है ना, इंट्यूशंस एंड इथिक्स। तीसरा जो रिलेशन है दैट इज इंट्यूशन वर्सेस इथिक्स। जैसे हम लोग कितनी बार कंसाइंस पे बिलीव करते हैं कि ये हमारा अंतर आत्मा का कॉल है, ये सही है, ये गलत है। ये कभी कभी एक ट्रू मिरर की तरह भी काम करता है कि कंसाइंस से, अंतरात्मा से जो कॉल आ रहा है दैट इज मोर लॉजिकल, दैट इज मोर रैशनल, इसको भी जस्टिफाई करता है इथिक्स। सो इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है ना, इंट्यूशन का मतलब होता है कि रीचिंग टू द जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉरी, इंट्यूशन किस चीज पे बिलीव करता है कि रीचिंग टू द जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस एट द सबकॉन्शियस लेवल। हमारा माइंड के दो पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड किसको बोलते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर में दो मेमोरी होता है जिसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रोम एंड रैम। तो रैम को क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी, एंड रोम को क्या बोलेंगे, वोलाटाइल मेमोरी। तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में अभी सेंसेस में जो तुरंत देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमारे कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, रोम में, कॉन्शियस माइंड में। लेकिन जब हम लोग उसको बार बार रिवाइज करते हैं, वो हमारे परमानेंट सेंस में जब जाता है, वो तब कब होगा, जब रैम में चला जाएगा, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती है तो वो बहुत ही साइंटिफिक होता है, बहुत ही रैशनल होता है, वो एक डीप प्रोसेस के बाद जाता है और कभी आप भूलते नहीं हैं चीजों को। तो यही बात करता है कि बहुत सारे आदमी में लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के थ्रू, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट लेसन, एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी एक्सपर्टीज बिल्डअप करते हैं एंड उसके बेसिस पे जस्टिफिकेशन पे पहुंचते हैं, और उनका जस्टिफिकेशन काफी प्रिडिक्टेबल होता है। सो इंट्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइड। कभी कभी लाइफ में एकदम सब चीजें अशांत चल रही है, तो आप क्या होते हैं, एकदम शांत होते हैं, एंड आउट ऑफ दैट जो पीसफुलनेस है उसमें एक कॉल आता है फ्रॉम द विद इन, और जिसको बोलते हैं ना कि दिल की आवाज से काम करना। तो ये कभी कभी सही भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आप इसको लगाते चलोगे, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ होगा। इसका मतलब द इंट्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइड टू लीव or to decide an ethical action, but it depends upon the credibility of the person, it depends upon the expertise of the person, it depends upon the experience of the person with respect to that call, with respect to that rational articulation, और उस pros and cons जो कि subconscious mind में एक permutation and combinations के बाद बना, उस चीजों पर believe करता है, then that is also one of the source for an ethical life, one of the source for ethics. So intuition is also one of the criteria. तो हम लोग लॉ देखे, हम लोग फिर रिलीजन वर्सेस इथिक्स देखे, हम लोगों ने अभी इंट्यूशन वर्सेस इथिक्स देखा। तो कम बैक एंड एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज कॉल्ड इथिकल एक्शन। ना इथिकल एक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्शन को क्या होना पड़ेगा, दैट इज ह्यूमन एक्शन। अब ह्यूमन एक्शंस के बाद उसके मोरल एक्शन में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। द एक्शन शुड बी इथिकल ह्यूमन एक्शन प्लस मोरल एक्शन।
एंड ह्यूमन एक्शंस होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉलेज, एंड सेकेंड वन इज द वॉलंटरीनेस। सेकेंड वन क्या था? वॉलंटरीनेस। एंड थर्ड जो क्राइटेरिया था दैट इज कॉल्ड फ्री विल। यहां से इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो कैसा एक्शन होगा? ह्यूमन एक्शंस। उसी तरह से मोरल एक्शंस की जब बात किए हम लोग, तो मोरल एक्शंस में हमने क्या देखा कि मोरल एक्शंस का बेसिस क्या क्या हो सकता है? लॉ। मोरल एक्शंस का बेसिस क्या क्या हो सकता है? रिलीजन। मोरल एक्शंस का बेसिस क्या हो सकता है? इंट्यूशन। मोरल एक्शंस का बेसिस क्या हो सकता है? और कंसाइंस, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशंस या द रूल्स। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो किसी भी एक्शंस को मोरल एक्शंस बनाता है। दैट इज कंप्लायंस टू द लॉ और डिसअवॉइड टू द लॉ, compliance to the religious prescription or disobeying to the religious prescription. But all these से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ethics is more than these criteria. Ethics is all about consistency. Ethics is all about rightful conduct. Ethics is all about justify why it is right and why it is wrong. It means it is an unprecise science that guides a rightness and wrongness of a human behavior. Ethics is all about what? To be good and to be efficient. Ethics is all about what should be and what ought to be. It means ethics is prescriptive. Getting my point? Ethics is what? Objective of this paper is to be make you good and to be an efficient. तो ये समझ में आया ये टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इथिकल एक्शंस के लिए क्या कंडीशन हमको चाहिए ना? एक तो ह्यूमन एक्शंस प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा ना एक मोरल एक्शंस प्रूव करना पड़ेगा। ह्यूमन एक्शंस के लिए नॉलेज, वॉलंटरीनेस एंड फ्री विल, इस कंडीशंस पे, इस टेस्ट पे उसको पास कराना है, एंड द मोरल एक्शंस के लिए इन टेस्ट पे उसको पास कराना है। इस तरह से आपकी जो आर्टिकुलेशंस होंगे, आंसर्स होंगे, वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वो ज्यादा अपीलिंग होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड उसमें से एक टॉपिक है जिसको अपन लोग बोलेंगे कि दैट डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, है ना? डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, कि बेसिकली इथिक्स एक साइंस है। तो ये एक पेपर की तरह है, तो इसको पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग डोमेन होता है। जैसे हमारे पास सोशल साइंस होता है, हमारे पास एक फिजिकल साइंस होता है, हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होता है। सिमिलरली, जस्ट टू स्टडी द पेपर ऑफ इथिक्स वी हैव द डिफरेंट अप्रोचेज, वी हैव द डिफरेंट डायमेंशंस, एंड उन डिफरेंट डायमेंशंस में से द प्रीडोमिनेंट डायमेंशंस है जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट अस सी द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब हम लोग देख रहे हैं किस पे? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे बात करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। The dimensions. So dimensions of ethics. This is the topic. Now dimensions of ethics में अब हम लोग बात करते हैं कि okay, let's see the dimensions of ethics. ना डायमेंशंस ऑफ इथिक्स में इथिक्स को मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक द प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशंस, एंड सेकंड वन इज द डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। एक को बोलेंगे प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन और एक को बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। और इस प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशंस को बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स या नॉर्मेटिव डायमेंशंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मेटिव डायमेंशंस। ओके, सो द प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन एंड डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। सो अब हम लोग डायमेंशंस ऑफ इथिक्स की बात करेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ इथिक्स में हम लोग ये सीखेंगे
कि इथिक्स को हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो इथिक्स को स्टडी करने का हमारे पास प्राइमरीली दो तरीका होता है। एक को बोलेंगे द नॉर्मेटिव डायमेंशंस, व्हाट इज दैट, नॉर्मेटिव, एंड दिस इज द नॉर्मेटिव डायमेंशंस, राइट। And second one is called the non-normative dimensions. It is about non-normative dimensions. इसको अच्छे से समझिए। नॉर्मेटिव डायमेंशंस का मतलब एथिक्स बात करेगा ना प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट पे। जैसे कि हम लोग किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट तैयार करता है, and on the basis of that diagnostic report he prescribed some medicines, right? So what is that? It is a prescriptions. What should be the medicine is like probable, है ना। So similarly ethics provide कि कल मैंने क्या बोला था, ethics is a lot like nutrition. Ethics is very essential for mental health, it is very essential for the moral health. तो कैसे स्टडी करते हैं हम लोग इथिक्स को ना, एक नॉर्मेटिव डायमेंशन में स्टडी करेंगे, और सेकंड वन इज द नॉन नॉर्मेटिव डायमेंशंस। नॉर्मेटिव डायमेंशंस का मतलब होता है ना प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। नॉर्मेटिव डायमेंशन का क्या मतलब होता है बताओ बच्चों, ना प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। इसको लिखिए यहां पर ना प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन, प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन। तो प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशंस का मतलब कि व्हाट शुड बी, है ना। प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन का क्या मतलब होता है, व्हाट शुड बी। सो नॉर्मेटिव डायमेंशंस को फिर हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, और ये दो पार्ट क्या क्या होंगे, एक तो होगा जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशंस एंड दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड अप्लाइड डायमेंशंस। तो जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशन, एंड सेकेंड पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड द व्हाट, अप्लाइड डायमेंशन। सेकेंड पार्ट क्या होगा, अप्लाइड डायमेंशन। तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स है, नॉर्मेटिव डायमेंशन है, उसको जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशन या उसको अप्लाइड डायमेंशन में डिवाइड करेंगे। उसी तरह से जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉन नॉर्मेटिव पार्ट है, उसको हम लोग मेटा या फिर उसको डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन में क्लासिफाई करते हैं। तो इसको फिर फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। एक हो जाएगा इनका कि व्हाट इज कॉल्ड कि डिस्क्रिप्टिव एंड द लास्ट वन इज द मेटा इथिक्स, है ना। सो इथिक्स को हम लोग प्राइमरीली इस कैटेगरिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। कैसे, इसको देखिए अच्छे से कि एक हम लोग नॉर्मेटिव डायमेंशन को स्टडी करेंगे। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, प्रेस्क्रिप्टिव, एंड प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन का फोकस क्या रहेगा, व्हाट शुड बी, है ना, क्या होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, उसी तरह से इथिक्स एक हमें पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, व्हाट शुड बी मींस व्हाट शुड बी गुड एंड व्हाट शुड बी बैड। उसी तरह से यहां पर फिर फर्दर इसको स्टडी करेंगे, कुछ ब्रांचेज हैं जिसको कि जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशन में स्टडी करेंगे और उसको अप्लाइड डायमेंशन में स्टडी करेंगे। ये अप्लाइड डायमेंशन में जब हम लोग एनिमल इथिक्स की बात करेंगे, जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, उस समय आपको अप्लाइड इथिक्स की बात करेंगी, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ गाइया ये सारे और प्रिंसिपल ऑफ स्टीवार्डशिप ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस और मेटा इथिक्स जो है, ये मेटा इथिक्स थोड़ा मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करता है, तो उस डायमेंशन में उतना नहीं जाना है। थोड़े बहुत हम लोग मोरल थिंकर्स में जाएंगे, बट हमारा जो पेपर है एसेंशियली कहां पर फोकस करेगा, जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशन में। केस स्टडीज के लिए अप्लाइड डायमेंशन, ये अप्लाइड डायमेंशन आपको कहां हेल्प करेगा, केस स्टडीज, ठीक है, केस स्टडीज। दिस इज जो पार्ट बी ऑफ द पेपर, जो केस स्टडीज है वहां पर अप्लाइड डायमेंशन से फोकस किया जाएगा। एंड मेटा इथिक्स थोड़ा मोरल थिंकर्स है जो आपको वैल्यू प्रीमाइस प्रोवाइड करेगा, बट इट्स डोमेन पे उतना नहीं जाना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब थोड़ा कुछ स्कूल्स के भी नाम देख लेते हैं जो कि नॉर्मेटिव डायमेंशंस में आएगा। इसमें से कुछ फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और जो भी आप आर्टिकुलेट करेंगे
जो भी आप अपने आंसर्स को सपोर्ट करेंगे, इस नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट्स आपको बहुत हेल्प करेगा और अपने आप आंसर को एनरिच तभी कर पाएंगे जब आपका नॉर्मेटिव डायमेंशन अच्छा है। तो नॉर्मेटिव डायमेंशंस में कौन कौन सी स्कूल होता है बताओ बच्चों। द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्कूल दैट इज कॉल्ड द इथिकल इगोइज्म। व्हाट इज दैट? इथिकल इगोइज्म, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। देन इथिकल इगोइज्म के बाद हम लोग सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इथिकल रिलेटिविज्म। इथिकल रिलेटिविज्म, and then we will study that is called consequentialism। consequentialism, and इस consequentialism को ही क्या बोलते हैं? टेलियोलॉजिकल इथिक्स। इसका मतलब इसको बोलते हैं टेलियोलॉजी। ओके, देन टेलियोलॉजी के बाद जो फोर्थ स्कूल है उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड ड्यूटी इथिक्स। द फोर्थ स्कूल इज द ड्यूटी इथिक्स, है ना? इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटी इथिक्स। और ड्यूटी इथिक्स को किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड डीओंटोलॉजी। डीओंटोलॉजी, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड देन द फिफ्थ स्कूल जिसमें आपको क्या पढ़ना है? द वर्च्यू इथिक्स। क्या पढ़ेंगे आप? वर्च्यू इथिक्स। एंड वर्च्यू इथिक्स के बाद जो सेवेंथ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ है, हम लोग वो कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा स्कूल? 6 नंबर का है, दैट इज कॉल्ड द 6 नंबर का जो स्कूल है वो क्या है? द नंबर 6 दैट इज द फेमिनाइन एंड द फेमिनिस्ट इथिक्स। द फेमिनाइन एंड द फेमिनिस्ट इथिक्स। द फेमिनाइन एंड feminist ethics। and the seventh school that is your intuitionism। seventh school is intuitionism, right? ये आपके जनरल नॉर्मेटिव इथिक्स। तो जनरल नॉर्मेटिव इथिक्स में ये कुछ स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपका ये वैल्यू प्रीमाइस है। ये स्कूल आपको आंसर लिखते समय सपोर्ट करेगा, केस स्टडीज में सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग ये सारे स्कूल्स पढ़ेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में पहुंचेंगे। तो ये स्कूल्स के नाम आज याद कर लेने हैं आपको, जैसे इथिकल इगोइज्म है, इथिकल रिलेटिविज्म है, देन कॉन्जिक्वेंशियलिज्म, इसको क्या बोलते हैं? टेलियोलॉजिकल इथिक्स। उसके बाद ड्यूटी इथिक्स है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? डिओंटोलॉजी, नाम याद करेंगे। देन वर्च्यू इथिक्स है, उसके बाद फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट इथिक्स है। ये स्कूल जैसे फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट इथिक्स है, ये आपको हेल्प करेगा कि जेंडर पैरिटी में, वुमेन एम्पावरमेंट में उस तरह की सूझ को हेल्प करेगा। इंट्यूशनिज्म आपको हेल्प करेगा जब आप अपने केस स्टडीज का आंसर को सपोर्ट करेंगे। तो प्राइमरीली आपको इस तरह से अपने इथिक्स के पेपर को तैयार करना है। तो इथिक्स के क्या क्या डायमेंशंस है ना? एक है नॉर्मेटिव डायमेंशंस, मतलब एक है प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, एक है नॉन नॉर्मेटिव डायमेंशंस, मतलब डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। फिर नॉर्मेटिव डायमेंशंस को हम लोग जनरल नॉर्मेटिव और दैट इज कॉल्ड अप्लाइड में क्लासिफाई करेंगे। जनरल नॉर्मेटिव में कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कौन कौन से स्कूल्स हैं? नंबर 1 इथिकल इगोइज्म, इथिकल रिलेटिविज्म, टेलियोलॉजी, डिओंटोलॉजी, वर्च्यू इथिक्स, फिर उसके बाद दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट इथिक्स, एंड लास्ट में कौन सा? इंट्यूशनिज्म है। अप्लाइड इथिक्स हम लोग केस स्टडीज जब करेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग चलो आज एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं कि ये इथिकल इगोइज्म से ही शुरुआत करेंगे कि ये बेसिकली क्या है और हाउ इट विल सपोर्ट योर आंसर एंड हाउ इट विल एनरिच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर दिस पेपर दैट इज कॉल्ड इथिक्स। Now let's start with the ethical egoism, that is called first topic, that is the topic is ethical egoism। ethical egoism, so this is the school of thought, ये आपको आइडियाज को सपोर्ट करेगा। ethical egoism, ethical egoism, this school of thought say कि every human being is selfish character, is selfish in nature, so that is why every human being try to increase his self interest and try to increase his personal interest। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना
कि हम लोग दो तरह के इंसान होते हैं, जो जनरली किसी के लिए अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट सबसे सुपीरियर होता है। सो ये स्कूल इस आर्टिकुलेशन, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है कि इफ एनी एक्शन, इफ इट इंक्रीजेज द पर्सनल इंटरेस्ट, देन दैट इज एन इथिकल एक्शन, and if any action which is contradictory to this the self interest or personal interest, then this is an unethical actions. सिंपल सी बात है कि ह्यूमन बीइंग किस नेचर के हैं ना, सेल्फिश इन कैरेक्टर, सेल्फ ओरिएंटेड पीपल है, दैट इज कॉल्ड। सो इसको थॉमस हॉब्स के स्कूल के साथ लिंक करो। थॉमस हॉब्स ने क्या बोला था? ह्यूमन बीइंग इज ग्रीडी इन द नेचर। तो इस स्कूल ऑफ थॉट्स को कुछ थिंकर सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट एंड सिंपल वे में जब बात करें तो व्हाट इज इथिकल इगोइज्म? Ethical egoism means the human beings are selfish in nature. ये इसका बेसिस है, एजम्पशन है इस स्कूल ऑफ थॉट का। अच्छा, एक क्वेश्चन में यदि पूछूं कि ह्यूमन बीइंग जब हम बार बार बोल रहे हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन, है ना? बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन लेना बीइंग ह्यूमन है, या मोर देन दैट? किस तरह के बिहेवियर बीइंग ह्यूमंस के होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टर्स व्हिच डिफरेंशिएट यू फ्रॉम बीइंग एन एनिमल? सो दिस पेपर आल्सो लर्न यू, टीच यू व्हाट इज द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ द बीइंग ह्यूमन ना। अभी हम लोग और बातें करेंगे, लेकिन चूंकि चर्चा उठी है तो बीइंग ह्यूमन का मतलब होता है, एक ट्रिक्स में बता रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन। सो बीइंग ह्यूमन मीन्स टू बी रैशनल। बीइंग ह्यूमन मीन्स टू बी रैशनल एंड टू बी ऑटोनॉमस। टू बी रैशनल एंड द टू बी ऑटोनॉमस, because human being is a thinking being, human being is a logical being, human being has a power of reasoning. So that's why human being exercises his free will. Human being exercises to choose the best alternative out of the available options, and he reaches to that conclusion through a pros and cons calculation and the better logical reasoning. So that's why human being is expected to opt the better option, human being is expected to have a good behavior. So human being का मतलब होता है to be rational, मतलब logical, and autonomous का मतलब the human being is independent to decide what is right and what is wrong. So ये दोनों कैरेक्टर्स को एनिमलिस्टिक कैरेक्टर से डिफरेंट करता है, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। ठीक, अब थोड़ा अपने कंटेक्स्ट में वापस आते हैं, एंड हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहे थे कि दैट इज कॉल्ड इथिकल इगोइज्म। सो इथिकल इगोइज्म का फर्स्ट जो आर्गुमेंट है कि ह्यूमन बीइंग किस नेचर के हैं ना, सेल्फिश इन नेचर के हैं, उनका एक ही इंटरेस्ट है, दैट इज द पर्सनल इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल व्हाट इज दैट कि एनी एक्शन which increases what? The personal interest. So this is an ethical action. समझ में आ रहा है कि जो भी एक्शन पर्सनल इंटरेस्ट को इंक्रीज करेगा, पर्सनल गेन को इंक्रीज करेगा, वो कैसा एक्शन है? इथिकल एक्शन, एंड वाइस वर्सा इज अनइथिकल एक्शन। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स के जो विचार हैं, the whatever the thought of this particular school, it is not supported by other thinkers. कुछ लोग बोलते हैं कि this is not a sustainable argument. तो इसमें से एक थिंकर काफी फेमस है, द थिंकर का नाम क्या है ना, ह्यूम। ह्यूम से कि ह्यूम का क्या आर्टिकुलेशन है, ह्यूम से कि लॉजिक है कि ह्यूमन सोसाइटी इज ए सिविक सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी इज ए what called mutual society, human society is a cultured society. यदि ह्यूमन सोसाइटी सिविक सोसाइटी है, कल्चर्ड सोसाइटी है, तो एक दूसरे के ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के लिए ये बेस्ड है, एंड इट वर्क्स फॉर दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव विजडम। यदि ह्यूमन बीइंग सेल्फिश नेचर का है, एंड इफ द ह्यूमन बीइंग वर्क्स ओनली टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल इंटरेस्ट, देन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक ए सिविक सोसाइटी, कल्चर्ड सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी। इसमें सब पर्सन, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट इंक्लूसिव है,
इफ द ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फिश इन कैरेक्टर, और सारे ह्यूमन बीइंग सेल्फिश कैरेक्टर के होंगे, देन हाउ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सोसाइटी डू नॉट पॉसिबल. So that's why this argument of this ethical egoistic school is not a sustainable argument. ठीक है. So Hume को आप लोग याद रखेंगे. Hume supported that he criticized this school of thought. He say कि human society is a civil society, it is a civic society, it is a mutual society. If the human being only act out of his the personal character, then this type of inclusiveness is not possible in the civil society. That's why this argument of ethical egoistic is not a sustainable argument, it is not a suitable argument. ठीक. तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स है. जो नॉर्मेटिव स्कूल में वट एवर स्कूल वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट विल ट्राई टू प्रोवाइड ए कॉन्टेक्स्ट, वो फुल्ली कॉन्टेक्चुअल नहीं है. राइट. सो आपको जो जो स्कूल ऑफ थॉट्स रखने हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन होगा वहां पर अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे. थोड़ा इथिकल रिलेटिविज्म की ओर बढ़े चले ना. इथिकल रिलेटिविज्म दैट इज कॉल्ड द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, है ना. लेट्स सी दैट व्हाट दिस इथिकल रिलेटिविस्ट आर्ग्यू. इथिकल रिलेटिविज्म के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, द इथिकल रिलेटिविज्म. इसमें से कोई ऐसा भी है जो इस इज्म का मतलब नहीं जानता है? मैंने कई बार अपने वीडियोज में बताया है कि किसी भी टर्म के आगे इज्म लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज एन आइडियोलॉजी, इट इज एन थ्योरी. सो इथिकल रिलेटिविज्म, दिस इज एन आइडियोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, सो दैट्स व्हाई इट इज एन स्कूल ऑफ थॉट. सो व्हाट इज इथिकल रिलेटिविज्म? इट इज एन स्कूल ऑफ थॉट. और इस स्कूल ऑफ थॉट्स का एक अपना व्यू पॉइंट होगा कि व्हाट इज एन इथिकल एक्शन एंड व्हाट इज नॉट एन इथिकल एक्शन. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिविस्ट आर्ग्यूमेंट है. तो ये बात करेगा कि चूंकि इथिक्स का कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, इथिक्स इज नॉट एब्सोल्यूटिस्टिक, इथिक्स का कोई वन साइज फिट्स ऑल ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉर्नर डिफरेंट कंट्रीज में इथिक्स के अलग अलग कंडीशंस है. यूएस में इथिक्स का कुछ अलग क्राइटेरिया है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्टीलिंग, ठीक है, किसी किसी जैसे गैम्बलिंग का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, द गैम्बलिंग. सो गैम्बलिंग बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, लीगल है, लेकिन कुछ कंट्रीज में गैम्बलिंग क्या है, बैन है, बिकॉज इलीगल है. इसका मतलब वहां पर इथिकल क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंट है. किसी और कंट्री में इथिकल क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंट है. अभी कुछ दिन पहले जब बिटकॉइन आ रहा था, तो बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे कंट्री में इट इज व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लीगल थिंग, लेकिन कुछ कंट्री में ये इलीगल था. मतलब लीगलिटी और इलीगलिटी के क्राइटेरिया अलग अलग हैं. इसका मतलब है इथिक्स के क्राइटेरिया भी अलग अलग हैं. इसका मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज नो एनी यूनिवर्सल क्राइटेरिया. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इथिक्स एब्सोल्यूटिस्टिक नहीं है. यही तो फिर बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि इथिक्स इज एन अनप्रिसाइज साइंस. सो इथिक्स का चूंकि यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, इसका मतलब है कि इथिक्स इज रिलेटिव. सो दिस स्कूल ऑफ थॉट से कि यदि इथिकल यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है तो एवरी मोरल पोजीशन इज एन इथिकल पोजीशन. हर एक सोसाइटी अपने आप में इथिकल सोसाइटी है, हर एक कम्युनिटी अपने आप में एक इथिकल कम्युनिटी है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में इथिकल इंडिविजुअल है. इसका मतलब है इथिकल रिलेटिविस्ट से कि एवरी मोरल पोजीशन इज एन इथिकल पोजीशन. यू लिव इन ए सोसाइटी, जैसे एक ट्रेडिशनल दैट इज कॉल्ड इस्लामिक सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी और एक ट्रेडिशनल लेट्स से क्रिश्चियन सोसाइटी. तो उस सोसाइटी के अपने अपने दैट इज कॉल्ड कस्टम, कन्वेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस है. इफ यू आर ओबेइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन यू आर इथिकल इन दैट सोसाइटी. You are ethical in different society because you are following the rules and regulation of that society. इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि that the society 1 is more ethical than the society 2. इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं जब हम बता रहे थे कि that individual can be more and more moral but the society can always be more and more ethical. Right? तो यही ethical relativist argue करता है कि since in the absence of the universal principle on ethics, every moral position is an ethical position. A society can be less ethical or more ethical on the basis of adaptations to the technology, on the basis of rationality. So ethical relativism is another criteria जो हमको justify करता है कि what type of action is called an ethical action and what type of action is called unethical action.
तो रिलेटिविस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस आर इथिकल और अनएथिकल ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसको लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट ना, एवरी मोरल पोजीशन is an ethical position. Every moral position is an ethical position. Compliance to that rules and regulations of that position makes you an ethical behavior, ethical human beings, and yeah, disobey to those rules and regulation makes you an unethical human beings. Context समझ में आया? तो नॉर्मेटिव डायमेंशंस के दो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात किए, एक है इथिकल इगोइज्म जो किस पे फोकस करता है, काइंड ऑफ नैरो व्यू था कि जो पर्सनल इंटरेस्ट की बात करेगा वो इथिकल है, जो इसको डिसएग्री करेगा वो अनइथिकल है। इथिकल रिलेटिविस्ट भी उसी तरह की बात करता है कि जो एवरी मोरल पोजीशन क्या है, इथिकल पोजीशंस है। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग कुछ अपने डोमेन में घुसेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टेलियोलॉजिकल इथिक्स, डियोंटोलॉजिकल इथिक्स एंड देन द वर्च्यू इथिक्स। और ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स आपको केस स्टडीज के लिए हर तरह से हेल्प करेगा, उसको काफी अच्छे से करना है। It will take time, so we will cover these school of thoughts in the next class, in the next video. And till then, हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं ना, इस पेपर में अभी तक हमने ये सीखा है कि इथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो हमको इथिकल एक्शंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्शंस एंड मोरल एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस नॉलेज, वॉलंटरीनेस एंड फ्री विल पे डिपेंड करेगा, एंड मोरल एक्शंस कुछ कंडीशंस है लाइक रिलीजन, लाइक लॉ, लाइक intuitions. Similarly, it will try to help you to decide what is called and moral actions. So in this way, the ethical actions is qualified through the human actions and the moral actions. Now इसके बाद हमने क्या देखा कि just in order to study the ethical behavior we have to take some school of thoughts. फिर स्कूल ऑफ थॉट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं ना, नॉर्मेटिव डायमेंशंस एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। अंडर द जनरल नॉर्मेटिव डायमेंशंस देयर आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। What are the school of thoughts? Like that is called ethical egoism, ethical relativism, teleology, deontology. Then there is something called the virtue ethics, then feminine and feminist ethics, and then the intuitionism. In the next class we will cover teleology, deontology and virtue ethics. So I hope इस पेपर का जो rationality है, objective है इस पेपर का कि that why this paper is you cannot score very good marks in this paper because you actually miss these value premises. You actually go in an ad hoc way कि this paper is very much similar to that, you be the part of this process, you know what is right and what is wrong, but what is the essence of this paper? The paper try to make you justify. If you say good, justify and support this argument with the different school of thoughts. If you say no, then justify how you say this is the no, on what basis you are saying that what is this is the no, and justify why the basis is also saying that one. So it try to increase the degree of rationality, it try to increase the degree of articulation, it try to increase the degree of assertiveness with respect to your sound thought process. So these are the things that we will going to learn and try to unfold in the coming days as well. So we will also meet with the new videos, that is in the next class we will cover teleology, deontology and virtue ethics. So till then, take care, goodbye and have a nice day.